हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और विज्ञान की तैयारी में लगे होंगे। तो विज्ञान आज हम आपके लिए अध्याय 5 लेकर के फिर से उपस्थित हैं और अध्याय 5 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए थे, आंसर देख लिए थे अच्छी तरह से। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जितने बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं, बिल्कुल आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर वीडियो लाते रहूं। और आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 को बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलते हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। तो हम लोगों ने 7 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डाल दूंगा लिंक को, आप देख सकते हैं वहाँ से। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्के की आवश्यकता होगी। यह आप अनुमान लगा के कहता है बताने के लिए। फिर नेक्स्ट इसी में कहता है पुस्तिका के उसी किनारे पर और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। और इस बार आपको पैमाना भी दे रखा है। पहले क्वेश्चन का जो टाइप था उसमें आपको पैमाना नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें पैमाना दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए। तो 15 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी होगी। 15 सेंटीमीटर पर अगर हम सिक्के को रखें तो कितनी सिक्का आएगा, एकदम आपको निश्चित रूप से बताना है। तो इसके लिए हम चलते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको सिक्का का व्यास पता करना होगा। सिक्का का व्यास कितना होता है। सिक्का का व्यास लगभग 2.2 सेंटीमीटर होता होगा, 2.2 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से इस 2.2 सेंटीमीटर को व्यास लेकर के अगर हम देखें तो 15 में भाग देंगे 2.2 से, तो लगभग 6 या 7 सिक्का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये आपका उत्तर रहा। आप यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर एक के बाद एक रखने पर लगभग 6 से 7 सिक्कों की आवश्यकता होगी। यह मानते हुए कि एक सिक्के का औसत व्यास लगभग 2.2 सेंटीमीटर है। आपको यह मानना पड़ेगा, पहले माना के लिख देंगे, या फिर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं यह मानते हुए कि सिक्के का औसत व्यास लगभग 2.2 सेंटीमीटर है। जब 2.2 सेंटीमीटर है तो इससे हम जब भाग देंगे 15 में तो निश्चित रूप से आपको 6 से 7 सिक्के के बराबर, लगभग 6 से 7, लगभग 6 प्लस होता है, लेकिन आप 6 से 7 सिक्के लगभग होंगे। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। तो बिल्कुल आंसर आपको समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट जो था क्वेश्चन का उसमें आपको अनुमान लगा के बताना होता था, तो आप अनुमान लगा के बता सकते हैं। लेकिन सेकेंड पार्ट में एग्जैक्ट माप दिया हुआ था, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति के दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए सरल रेखीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, दोलन गति क्या होता है। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन में सिर्फ दो उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यह जानकारी के लिए हम आपको यहाँ पे सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति इसका परिभाषा भी बताएंगे, तो आप निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं सरल रेखीय गति क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसके समझते हैं। चलिए हमने आपकी समय को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में बताने के लिए मैंने आपको नोटबुक में नोट करके बता रहा हूं, ताकि आप यहां से बिल्कुल नोट कर सकें और सही रूप से याद कर सकें सटीक परिभाषा। सरल रेखीय गति क्या होता है। सरल रेखीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर चलती है। एक सीधी रेखा पर चलती है बच्चों, तो वो आपका सरल रेखीय गति है। तो इसमें 2 उदाहरण कौन कौन होगा आप और भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार। एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति जो है सरल रेखीय गति के उदाहरण होंगे। ऊपर से नीचा गिरता हुआ पत्थर, ये भी सरल रेखीय गति का उदाहरण होगा। तो 2 उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। परिभाषा भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है वृत्तीय गति।
तो वृत्तीय गति आप देख सकते हैं। वृत्तीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है। वृत्ताकार पथ पर मतलब गोल गोल घूमना। तो वृत्तीय गति वह है जिसमें कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर चलती है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है वृत्तीय गति का उदाहरण है। एक पत्थर को रस्सी बांधकर घुमाना। एक पत्थर को यदि हम रस्सी बांधकर घुमाते हैं तो वो भी एक वृत्ताकार गति का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से आप 2 उदाहरण लिख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं दोलन गति को। तो दोलन गति पहले क्या होता है इसे आप लोग निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। दोलन गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे दोहराई जाने वाली गति करती है। मतलब दोलन गति ऐसा गति है जो किसी कोई वस्तु के निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे दोहराई जाने वाली गति करती है। तो ये आपका दोलन गति होता है। तो ठीक है, हम लोग समझते हैं इसके उदाहरण को। तो सबसे पहले इसमें आप नोट कर लेंगे झूले की गति। झूले की गति जो है क्या है, दोलन गति का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि झूले की गति में आगे पीछे होते रहता है। तो इस प्रकार से झूले की गति और सटीक हो जाएगी घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी में जो पेंडुलम डोलता है आगे पीछे होते रहता है, तो ये आपका घड़ी की पेंडुलम की गति भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को mm में, कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखिए। तो देख सकते हैं, अपने चारों ओर भिन्न वस्तुओं पर ध्यान दोहराइए आप। कुछ वस्तुओं की लंबाई को mm में, mm सबसे छोटा होता है। छोटे चीज़ों को जो नापना होता है तो उसको हम मिलीमीटर में नापते हैं। जैसे कि अगर हम कहा जाए यहाँ पे कि पेंसिल की नोक की लंबाई, पेंसिल की नोक की लंबाई, तो पेंसिल की नोक की लंबाई क्या होगी, तो बिल्कुल ये आपका mm में नापा जाएगा। आप कह सकते हैं ग्लास की कोर की लंबाई, ग्लास की कोर की लंबाई, तो ये भी आपका mm में नापा जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा होता है ग्लास का कोर, है ना। आप कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं पेज, जैसे कि पुस्तक की जो पेज होती है, पुस्तक की पेज की कोर की लंबाई या कोर की मोटाई, पुस्तक के पेज के कोर की मोटाई, कोर की मोटाई आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 ही कह रहा था उदाहरण देने के लिए, 3 आप दे सकते हैं। जैसे ये पुस्तक है, पुस्तक में जो ये कोर है, कोर की मोटाई कितनी होगी, तो इस प्रकार से आप उसको mm में बता सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में आप कह सकते हैं मैदान की लंबाई, खेल मैदान की लंबाई आप मीटर में बता सकते हैं कितने मीटर का है खेल मैदान की लंबाई। थोड़ा सा बड़ा मात्रक सेंटीमीटर कह रहा था, सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर कहा जा रहा है, मीटर नहीं। सेंटीमीटर में क्या होगा, तो सेंटीमीटर में जो रबर होती है, रबर की लंबाई, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं जो सेंटीमीटर में नापा जाता है। जो छोटा छोटा होता है जैसे कलम की लंबाई, कलम की लंबाई को हम किस सेंटीमीटर में बता सकते हैं, ठीक है। किताब की लंबाई, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मीटर में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे खेल मैदान की लंबाई। इसमें आप लिख सकते हैं बड़ा मात्रक लेंगे तो खेल मैदान की लंबाई लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी मीटर में होंगे तो बिल्कुल आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप निश्चित रूप से मीटर के बता सकते हैं। तो मीटर में क्या क्या और हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा जो क्षेत्र होगा तो उसको आप मीटर में, अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता तो उसको हम लोग किलोमीटर में मापते हैं। लेकिन मीटर जैसे कि इस प्रकार से आप बता सकते हैं, जैसे सड़क की लंबाई जो होती है, सड़क की चौड़ाई जो होती है, तो इस प्रकार से उसका हम लोग मीटर में बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। नदी की जो चौड़ाई होती है उसकी ना, उसको हम लोग बिल्कुल मीटर में बता सकते हैं। नदी में जो दो बांध होती है ना, दोनों किनारों की लंबाई,
तो उसको हम लोग बिल्कुल मीटर में बता सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए, इसको आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को आप यहाँ से बिल्कुल नोट कर सकते हैं। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और इसमें आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र, ये रोलर कोस्टर है, इस प्रकार से इसकी बनावट है, आप देख सकते हैं। 5.19 में दिखाए गए हैं। आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु क से प्रारंभ होती है। देखिए, बिंदु क यहाँ पर है, यहाँ से एक गेंद को छोड़ा जाता है और बिंदु च से निकल जाता है, यहाँ से वो निकल जाता है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए कि उसकी जिस प्रकार से गेंद चलती है तो उसका जो है संगत भाग क्या है, तो ये भी आपको बताना है। और गति का प्रकार तब गेंद का क्या रहता है, ये भी आपको बताना है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो देख सकते हैं, बिल्कुल हमने उत्तर को बिल्कुल सटीक लिखा है, जिससे कि आप पढ़ते मात्र समझ जाएंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे और इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक संगत भाग निम्नलिखित हैं। ठीक है, गति का प्रकार क्या होगा, उसका ट्रैक संगत क्या रहने वाला है, उसको हम लोग बिल्कुल लिखे हैं। क से ख, जब वो क से ख जाती है, देख सकते हैं आप चित्र में, क से ख तक जब गेंद जाती है तो उसका ट्रैक संगत और ट्रैक संगत भाग कैसा रहता है और उसका गति कैसा रहती है, ये आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है क से ख, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका जो गति होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरित गति होती है, और उसका ट्रैक संगत जो है ढलान वाला ट्रैक होता है, ढलान वाला ट्रैक होता है। तो बिल्कुल आप ये लिख सकते हैं। अब ख से ग, आप चित्र देखते जाइएगा। ख से ग वृत्ताकार गति होती है और उसका ट्रैक संगत जो है लूप वाला रहता है, लूप ढंग का रहता है। ग से घ गुरुत्वाकर्षण के कारण मंदित गति रहती है, मंदित गति रहती है और ढलान वाला ट्रैक रहता है। ग से अंगों तक जब जाती है गेंद तो वृत्ताकार गति होती है और लूप वाला उसका ट्रैक रहता है। और अंगों से च जब जाती है तो लगभग एक समान गति रहती है और समतल तथा क्षैतिज ट्रैक रहता है, समतल तथा क्षैतिज ट्रैक रहता है। तो इस प्रकार से आप 11 नंबर का प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और बिल्कुल आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है। प्लाईवुड, कागज़, कपड़ा, लचीला रबर, स्टील आदि, ये सब चीज़ों पर वो विचार करती है। आदि इनमें से किस का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो किसका उपयोग नहीं कर सकता है बनाने के लिए, मीटर पैमाना नहीं बन सकता है, किसका आखिर नहीं बनेगा। बिल्कुल हम लोग लचीला रबर जो है ये आपका इससे मीटर पैमाना नहीं बन सकता, बाकी सभी से वो मीटर पैमाना बना सकती है। चाहे प्लाईवुड हो, चाहे कागज़ हो, कपड़ा हो, इस सब चीज़ से बनाया जा सकता है, लेकिन लचीला रबर जो है इससे मीटर पैमाना नहीं बन सकता क्योंकि उसकी प्रकृति है लचीला, है ना। तो इस प्रकार से वही उत्तर लिखा गया, आप यहाँ से बिल्कुल नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है तस्नीम को लचीला रबर का उपयोग नहीं करना चाहिए। तस्नीम को लचीला रबर का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि रबर की प्रकृति लचीली होती है, जिसका अर्थ है कि यह आसानी से मुड़ सकती है और खिंच सकती है। एक लचीली सामग्री से बना पैमाना सटीक माप नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी लंबाई तापमान या बल के आधार पर बदल सकती है, जिससे माप में त्रुटि आएगी। तो बिल्कुल ये सटीक उत्तर था, आप बिल्कुल लिख लेंगे। हम लोग अब 13 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। तो 13 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड खेल बनाने के संबंध में विचार कीजिए। इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल लंबाई के कार्डबोर्ड बना करके अपने दोस्तों की लंबाई माप सकते हैं, है ना। तो कार्डबोर्ड बना करके बिल्कुल ये खेल की सामग्री यूज कर सकते हैं आप कार्डबोर्ड बना करके। तो कैसे आप यूज कीजिएगा वो बिल्कुल आप विचार कर सकते हैं दोस्तों में। तो इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है, छात्र स्वयं कर। ये आपको स्वयं 13 का प्रश्न कर लेना है। ठीक है,
तो चलिए, ये स्वयं के लिए था। तो इस प्रकार से आपका अध्याय समाप्त होता है यहीं पर। कैसा लगा वीडियो आप निश्चित रूप से कमेंट में बताएंगे, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का जो है वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा और आपको बिल्कुल इसी प्रकार से समझ में आए। पूरी क्लास 6 का जो है यहाँ पर से आप ले सकते हैं वीडियो और यहाँ से आप बिल्कुल सीख सकते हैं। तो क्लास 6 का विज्ञान आप यहाँ से बिल्कुल कम से कम समय में सीख सकते हैं। बिल्कुल बताएंगे कमेंट में। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।